हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 5वां पार्ट है, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्या देखा था। उस पर देखा था डिस्कवरी ऑफ द डीएनए के बारे में, और वही चीज़ हम एनसीईआरटी में दिखाना चाहते हैं जो हम कल डिस्कस किए थे। एक बार देखिए जल्दी से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस सब बताने वाले कौन थे? फ्रेडरिक मीचर थे। कब बताए थे? 1869 में। न्यूक्लिन बोले थे। और फिर देखिए 1953 में वाटसन और क्रिक कौन थे? वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? डबल हेलिकल मॉडल दिया था। किसके आधार बेस पे दिया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। इसको देने वाले कौन थे? मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। ये डीएनए कैसा था? सिंपल था, डबल हेलिक्स था। चर्चा हो चुकी, तो बस एनसीईआरटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डबल हेलिक्स था, ठीक है ना। इसका हॉलमार्क क्या था? मेन पॉइंट क्या था इसका? बेस पेयरिंग। ये मत भूलिएगा, एनसीईआरटी भी कभी कभी स्टेटमेंट पूछता है, इसको जरूरी है पढ़ना। बेस पेयरिंग था दो स्टैंड के बीच में। दोनों स्टैंड कैसे थे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन थी, ठीक है ना। और फिर चारगाफ, इरविन चारगाफ ने क्या दिया था? जितना प्यूरिन होगा उतना इक्वल टू पिरीमिडीन होगा, ठीक है ना। ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं ना। इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आता है। थोड़ा सा अगर टाइम ले लूँ मैं तो देखा जाए तो यही था ना। ए से कौन सा बॉन्ड ए से कौन जुड़ता है? टी। और जी से कौन जुड़ता है? सी। मतलब जितना ए होगा उतना टी होगा, जितना सी होगा उतना जी होगा। अगर मैं ए और जी, ए प्लस जी, ए प्यूरिन है, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर दूँ किससे? टी प्लस सी से। तो ए जितना है उतना टी होगा, जितना सी है उतना जी है उतना सी है। तो दोनों का अमाउंट कितना हो जाएगा? मान लीजिए दोनों 10 है तो कितना आएगा? 1। तो प्यूरिन इज इक्वल टू पेरीमिडीन होगा, ठीक है ना। यहाँ से न्यूमेरिकल बेस सवाल जरूर आते हैं। और बेस पेयर क्या कंफर्म करता है? बेस पेयर बताता है ये एक यूनिक प्रॉपर्टी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, ठीक है ना। ये दोनों कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसको ध्यान रखें। अगर एक स्ट्रैंड पता है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या करोगे? प्रेडिक्ट कर देंगे, पहले बता देंगे। इसकी चर्चा हो गई थी। और कुछ सैलिएंट फीचर थे इसमें, किसके? डीएनए डबल हेलिकल के। तो इसमें लिखाया था कि बैकबोन किसकी है? शुगर फास्फेट की। इसके जो बेस होते हैं, ए वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इन साइड होती है। और दोनों चेन की पोलरिटी अपोजिट होती है। एक का 5 to 3 होती है और एक का 3 to 5 होती है। एक जैसे नहीं होगा, एंटी पैरेलल होते हैं दोनों, ठीक है ना। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल पोलरिटी। एक इधर की तरफ आएगा और एक इधर की तरफ जाएगा। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन देखें, वही चीज़। ए किससे जुड़ती है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड टी के साथ। और सी किससे जुड़ता है? मतलब ग्वानिन साइटोसिन से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। सबकी डिस्टेंस लगभग यूनिफॉर्म एक ही जैसी होती है, ठीक है ना। ये राइट हैंडेड होते हैं। इनकी पिच कितनी होती है? एक हेलिक्स की दूरी कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉन में लिखें तो कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। तो यही देखिए पोलरिटी दिखा रहा ना। ये वाला देखिए 5 to 3 चल रहा है और दूसरा वाला क्या है? 3 to 5 है। एंटी पैरेलल दोनों, ठीक है। आगे देख, ये तीसरा वाला पॉइंट बहुत भूलता है। ये जो लास्ट वाला 5 वाला पॉइंट है, द प्लेन ऑफ द बेस पेयर स्टॉक। इसको समझने की कोशिश करें कि जो ये बनाया हुआ देखिए डबल हेलिकल, ये वाली चीज़ें, ये राइट हैंडेड है, ठीक है ना। इस पे जो बेस पेयर है, एक के ऊपर एक, इसके बीच की डिस्टेंस और आगे की सबका एक ही फॉर्म जैसा होगा, डिस्टेंस एक ही जैसे होंगे। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो स्टॉकिंग है, एक के ऊपर एक लगा हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये दोनों कंफर्म करते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर को और स्टेबल बनाते हैं। ये भूल जाती है, स्टेटमेंट में पूछेगा, स्टेटमेंट 1 2 ये लाइन देगा, गलत है सही है आप देखिएगा ध्यान दे करके, ये इम्पोर्टेंट है। और ये मतलब कॉन्सिक्वेंटली जो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, एक बेस पेयर मतलब इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉन कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉन। ये दोनों में पूछ सकता है।
फिर यहाँ पे एक लाइन है जिसको बताता है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine। कैन यू फाइंड आउट वाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये बता रहा है कि जो ये डिस्टेंस है इनके बीच का ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि प्यूरिन के आगे कौन जुड़ता है, पेरीमिडीन जुड़ता है। ठीक है ना। तो मतलब ए है, ए के सामने अगर टी जुड़ता है तो जी के सामने कौन जुड़ता है, सी जुड़ता है। ठीक है ना। तो ये मतलब है कि अगर प्यूरिन डबल स्ट्रक्चर है, इसके डबल रिंग है, अगर डबल रिंग वाला जुड़ता है तो सामने सिंगल रिंग वाला होगा, अगर इधर डबल रिंग वाला है तो इधर सिंगल वाला होगा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसा होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आई। अब डीएनए का जो डीएनए के लिए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन करती है, जो जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी रही थी पहले, जो जिसको बता नहीं पाए थे, इसका पता होने के बाद एक क्रांतिकारी साबित हुआ, रिवोल्यूशनरी साबित हुआ। बहुत जल्द ही कौन, क्रिक साहब ने सेंट्रल डोगमा दे दिया, जो कल थोड़ी चर्चा हुई थी। हम ये लाइन इसलिए पढ़ रहे हैं, घबराइएगा नहीं, जिससे कि आपको वो चीज़ तो लिख उठी थी, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखी है उसको भी देखना जरूरी है। सेंट्रल डोगमा दे दे, एक कैसे पूछेगा, ए बी सी करके पूछ लेगा। ठीक है ना। इस पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे लिख देगा ए, यहाँ पे लिख देगा बी, फिलिंग द ब्लैंक, यहाँ पे सी। भूल जाते बच्चे। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, बेसिक चीज़, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है भूलता है। ये सिंपल सवाल सोचे कि डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सेंट्रल डोगमा का मतलब क्या, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम। ठीक है ना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि भाई डीएनए से आरएनए प्रोटीन, लेकिन कुछ वायरस में जिसमें आरएनए होता है उसका इंफॉर्मेशन मतलब कैसे आगे बढ़ता है, तो रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, जिसे क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। जो किसमें देखने को मिलेगा, रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और देखना चाहते हैं हम, कि जब डीएनए मतलब रेप्लिकेशन हो रहा था तो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था। मतलब पेरेंट डीएनए की तरह काम कौन कर रहा था, डीएनए कर रहा था। और उसमें जो एंजाइम लग रही थी वो कौन सी एंजाइम थी, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज का कंप्लीट नेम क्या था, मतलब डीएनए से डीएनए का बनना हो रहा था। तो एंजाइम कैसी थी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। किस में लगता है, डीएनए रेप्लिकेशन में। अगर ट्रांसक्रिप्शन की चर्चा करें तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब हो जिससे नया चीज़ बनने वाला, जिससे बनने वाला है। और इससे क्या बनने वाला है, आरएनए बनने वाला है। तो डीएनए से आरएनए बनने वाला एंजाइम कैसा होगा, आरएनए पॉलीमरेज। डिपेंड किस पे होगा, डीएनए पे। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम होगा। इसका उल्टा देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए होता है टेम्पलेट, मतलब पेरेंट वाला होता है कौन सा, आरएनए होता है। आरएनए से क्या बनना है, डीएनए बनना है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो एंजाइम कौन सी लगेगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसका कंप्लीट नेम क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पे डिपेंड है। और बन क्या रहा है, डीएनए बन रहा है। तो ये किस में देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सम वायरसेस आरएनए एट ए जेनेटिक मटेरियल, रेट्रोवायरस, आरएनए से डीएनए बनता है, एंजाइम कौन सी लगेगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। एंजाइम कौन सी लगेगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बच्चों माफ़ करिएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है बेस बनाने में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बेस ज़रूरी है, छोटे छोटे वर्ड ज़रूरी है याद करना। अगर इसको छोड़ते जाएंगे आप, भूलेंगे, तो निश्चित है कि आप भूलते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको पकड़ के रखें। और प्लीज़ लिखिएगा नोटबुक लेकर के, बिना लिखे संभव नहीं है कि जल्दी से याद हो जाए। एक बार, बस एक बार मेहनत करिए, आपको हमेशा याद हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ नोटबुक ले लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए अभी से, जो जो समझ में आया हो।
अब जो डीएनए ऐसे था, अभी पैकेजिंग करना है। आपको पता है डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस को खुद नहीं देख सकते जिसकी साइज 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, उसके अंदर डीएनए होता है। उसके अंदर कितनी डीएनए? लगभग 2.2 मीटर डीएनए, इतनी लंबी डीएनए होती है इसके अंदर। तो पैकेजिंग मतलब सुपर कॉइलिंग होकर के जाएगा। मीनिंग ये है कि डीएनए क्या होगा, कंडेंस होगा और पाया कहाँ जाएगा, छोटे से स्पेस में। उसको बताना है छोटे से स्पेस में कैसे पाया जाएगा। बैक्टीरियल सेल ऑफ डीएनए लेंथ, अगर डीएनए की बात करें, किसकी, बैक्टीरियल की, कितने बेस पेयर होते हैं? लगभग 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। अगर लेंथ निकालनी है तो एक बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी थी, 0.34 नैनोमीटर। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 1.36 मिलीमीटर आएगा, ठीक है ना। मैमेरियल सेल, अगर हेप्लॉयड की बात करें तो हेप्लॉयड में एन कितने थे, 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। अगर डीएनए की लेंथ निकालनी है तो कितनी आएगी, 1.1 मीटर। डिप्लॉयड में बेस पेयर कितने होते हैं? अगर एन में इतना है तो 2n में कितना होगा? ऑप्शन में ये भी दे देता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है कि एन बराबर इतना दिया है, 2n बराबर, बच्चे को इतना कन्फ्यूजन कि इसको 18 कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन किससे कर दें, 0.34 नैनोमीटर। 0.34 से क्यों? क्योंकि एक बेस पेयर कितनी है, तो इतनी बेस की पेयर की दूरी कितनी होगी, तो 2.2 मीटर आ जाएगा। तो हम पहले किसकी बात करेंगे, पैकेजिंग ऑफ इन प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन क्या होता है, एब्सेंट होता है। अभी थोड़ी देर में हम हिस्टोन की चर्चा करते हैं, हिस्टोन क्या होती है, ठीक है ना। और आप पहले से पढ़े हुए हैं डीएनए का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और सम बेसिक प्रोटीन हेल्प करती हैं किसमें, पैकेजिंग में। यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक की चर्चा हो रही है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए की लंबाई कितनी है, 1.36 मिलीमीटर है। और यहाँ पे डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता। स्कैटर्ड क्यों नहीं होता, अब बात इसकी हो रही है प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, फिर भी डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये लार्ज लूप बनाता है किसके साथ मिलकर के, बेसिक प्रोटीन के साथ मिलके, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। और डीएनए पैकेज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप हेल्ड विथ बेसिक प्रोटीन, यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए एक क्या होता है, न्यूक्लियाइड बनता है। और इसीलिए यह साइटोप्लाज्म में बिखरे नहीं होते, क्योंकि बेसिक प्रोटीन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये एक साथ जुड़ करके इसके इस जैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक की पैकेजिंग में क्या होती है, अगर कुछ पॉइंट देखें तो डीएनए इन नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल में जो डीएनए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमोसोम नहीं बनता। क्रोमोसोम कब दिखाई देगा आपको, ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम दिखाई देता है जब सेल डिवाइड करता है, उस समय दिखाई देगा। अभी कैसा दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा संरचना। भी डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, एक कब दिखाई देगा, यम फेज में। जब सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा, सेल साइकिल में एक कौन से फेज होते हैं, यम फेज होते हैं, G1 यस और G2 होता है यम फेज में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब आप प्रोफेज के बाद वाली फेज पढ़ेंगे, दूसरा मेटाफेज, फिर वहाँ पे दिखाई देता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, इक्वेटोरियल प्लेट पे दिखता है, उस समय दिखता है, नॉर्मल सेल में नहीं दिखता, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि डीएनए पैकेज्ड विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से होता है, पैकेज हिस्टोन प्रोटीन की मदद से होती है, ठीक है ना। तो कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी होते हैं, ये क्रोमोसोम बनाने में मदद करती हैं और हिस्टोन क्रोमैटिन बनाने में मदद करती है। जैसे अब हम बात करेंगे हिस्टोन क्या होते हैं। हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है और इसके पास चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि रिच कौन होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं।
लाइसिन और आर्जिनिन, इसके आर ग्रुप पे एक्स्ट्रा NH2 होता है, इसलिए ये ज़्यादा किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और टाइप ऑफ स्टोन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। लेकिन जो H1 है वो स्टोन के ऑक्टामर बनाने में मदद नहीं करता। ऑक्टामर क्या है बताते हैं। ऑक्टामर ये चारों मिलके बनाते हैं, चारों मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ऑक्टामर कहते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, DNA इज रैप्ड ओवर, किसके ऊपर रैप करती है, हिस्टोन के बस ऊपर या हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर, तो हिस्टोन ऑक्टामर ऐसा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें H2A के 2 होते हैं, H2B के 2 होते हैं, H3 के 2 और H4 के 2 होते हैं। इसे पे DNA 2 बार कॉइल होता है, घूमता है। जैसे अभी देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो येलो कलर का बना हुआ है हिस्टोन है, इसके ऊपर का जो दूसरा है उसके ऊपर क्या है, DNA है। या इतना अभी जो बनाए हैं इतना एक स्टोन में DNA 2 बार रैप किया हुआ है, तो एक को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बना हुआ है ये वाला क्या है, ऑक्टामर है। ऑक्टामर में DNA क्या हुआ है, रैप हुआ 2 बार, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम ही क्या यूनिट है क्रोमैटिन का और क्रोमोसोम का, ठीक है ना, तो न्यूक्लियोसोम कहलाया। तो ऑक्टामर प्लस DNA क्या बना, न्यूक्लियोसोम। ये किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। और एक को क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्टिंग बोलते हैं। मोती की माला जैसे दिखती है, अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखती है। तो बीड्स ऑन स्टिंग इज इक्वल टू क्या है, न्यूक्लियोसोम है। तो आप मुझे एक सवाल बताइए कि बताइए आपके पास कितने बेस पेयर हैं। अगर हेप्लॉइड की बात करें तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है। अगर डिप्लॉइड की बात करें 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। तो मुझे बताइए अगर एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है तो टोटल बीट्स ऑन स्टिंग या न्यूक्लियोसोम कितना दिखाई देगा, इतने में। तो इतने में 200 बेस पेयर से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा लगभग, आप बताएं। नीचे दिया गया है कि इसमें कितना आएगा, 3.3 × 10⁷ बेस पेयर। अगर बात की जाए 33 मिलियन के आसपास लगभग, इतना होगा ना, मिलियन, 33 मिलियन, 60 आ जाएगा, ठीक है ना इतना। तो इसका सवाल का जवाब दीजिए, विच इज पार्ट ऑफ लेवल ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के लेवल पे कौन है, DNA है, न्यूक्लियोसोम है, बीट्स ऑन स्टिंग, सभी आते हैं। DNA में जब ऑक्टामर से रैपिंग करेगा तो न्यूक्लियोसोम बनाएगा, तो सभी आएंगे। इसमें कौन आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। यह एक NCERT का क्वेश्चन है जो पूछ लेता है कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोसोम का मॉडल है। इसमें H1A होता है, A B करके पूछ लेगा, हिस्टोन ऑक्टामर है, DNA रैपिंग है, और ये क्या है, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। अगर पैकेजिंग देखें तो पहले DNA होता है, जब ऑक्टामर से जुड़ता है तो न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर बीट्स ऑन स्टिंग दिखाई देता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन बनता है। क्रोमैटिन से बाद में जब सेल डिवीजन करता है तो यम फेज में क्या दिखाई देता है, क्रोमोसोम। एक चर्चा और, एक क्या है, नॉन हिस्टोल क्रोमोसोमल प्रोटीन इन एक्टिव इन। ये एक्टिव कब होता है, एम फेज में होता है, जब क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए DNA है, DNA फिर एक कंडेंस होता है, ये वाला क्या था, ऑक्टामर, तो बीट्स ऑन स्टिंग बना, ये और कंडेंस हुआ, और कंडेंस होने के बाद क्रोमैटिन फाइबर बना, फिर लास्ट में क्रोमोसोम बनता है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में दिया है क्रोमैटिन 2 टाइप की होती है, एक होती है लेस कंडेंस, एक होती है मोर कंडेंस। जो लेस कंडेंस होते हैं वो यूक्रोमैटिन होते हैं, और जो मोर कंडेंस होते हैं वो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं। लेस कंडेंस होंगे तो लाइट स्टेनिंग होगी, लाइट स्टेन लाइट कलर, लाइट स्टेन होगा,
और लाइट होगा मतलब लूजली है तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। लेकिन ये वाला जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, मोर कंडेंस होते हैं और इनका स्ट्रेन कैसा है, डार्क होते हैं। कुछ स्मार्ट पॉइंट है उसको देख लें। क्या क्या याद करना है, बैक्टीरिया में डीएनए की लेंथ कितनी होती है, इतने मिलीमीटर की होती है, मैमेलियन सेल में इतनी, हेप्लॉइड में इतना, डिप्लॉइड में इतना होता है। अगर हिस्टोन की बात करें, बेसिक प्रोटीन पॉजिटिव होता है, लाइसिन आर्जिनिन रिच होती है, ऑक्टामर 4 टाइप से बनते हैं, 4 टाइप H2A H2B H3 H4 से बनते हैं। और पैकेजिंग बता दें, डीएनए न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम किससे बना, डीएनए प्लस ऑक्टामर से। और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर। क्या H1 पार्टिसिपेट करता है ऑक्टामर बनाने में, तो नहीं करता है। बीट्स ऑन स्ट्रिंग किससे दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। क्रोमैटिन 2 टाइप के होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, अभी आपने देखा था। फिर क्रोमोसोम बनेगा, कब दिखाई देगा, एम फेज में दिखाई देगा। तो मैंने बिना एनसीईआरटी के पढ़ाया, और आपको जैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा और नोट्स में लिख लीजिएगा। और एनसीईआरटी पढ़ते समय आर्जिनिन लाइसिन को अंडरलाइन करिएगा, बेसिक प्रोटीन। और लास्ट में नॉन क्रोमोसोमल हिस्टोन प्रोटीन कब लगता है, जब क्रोमोसोम बनता है तब। और स्टेटमेंट पूछता है हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन सा होता है। तो लास्ट में मैं ये बस पूछूंगा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो समझ में आया कि नहीं, यस और नो में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।